सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Se le covid que cada día. Ya van हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें
इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जल भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में मिट्टी की कहानी भाग 1 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे सौर मंडल भाग 2 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूं, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया।
मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अंकित 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक होनहार बालक था। उसके दादाजी भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से रिटायर हुए थे। उसके ऊपर उनकी बातों का बहुत प्रभाव भी था। दादाजी की शिक्षा ने अंकित के मन में पर्यावरण के प्रति काफी रुचि जगा दी थी। एक बार अंकित के सुझाव पर उसकी कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका जी के साथ समुद्री तट की सफाई करने गए। बच्चों में अंकित का प्रिय मित्र पवन और उसकी बहन सोनिया भी थे। पूरा तट साफ होने में बहुत समय लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद सभी बच्चे थक गए और उन्हें जोरों की भूख लग रही थी। अध्यापिका जी ने बच्चों के लिए विद्यालय से ही पूरी सब्जी का इंतजाम किया हुआ था। बच्चों को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते सारा भोजन चट कर दिया। पर तभी एक समस्या आ खड़ी हुई। अरे, मैं पानी रखना तो भूल ही गई। मैडम, मैं 1 बोतल पानी लाई हूँ, पर ये सबके लिए काफी नहीं होगा। टीचर ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराने लगी। चलो बच्चों, आज मैं तुम सबकी एक परीक्षा लेती हूँ। आज तुम सबको सभी के लिए प्रकृति से पीने के पानी का इंतजाम करना है। मैडम, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। और समुद्र के पानी में तो ढेर सारे लवण यानी कई प्रकार के नमक होते हैं। हम यह पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। सही कहा सोनिया, मुश्किल है, तभी तो ये एक परीक्षा है। सारे बच्चे उत्साहित हो गए। मैडम, भूमि के नीचे भी तो जल होता है। अगर हम सब मिलकर यहाँ खुदाई करें तो हमें जल मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, पहले ही इतनी मेहनत करके थक चुके हैं, अब हमारी जान लोगे क्या? जतिन, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है। कुछ और सोचो। जतिन खुश हो गया और फिर सोचने लगा। तभी पवन के दिमाग में कुछ विचार आया। उसने कहा कि ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे? वो देखो, समुद्र में कितना सारा पानी है। बुद्धू, सुना नहीं? समुद्र के पानी में नमक होता है और हमारा उसे पीना घातक हो सकता है। ये मैंने सुना था, लेकिन हम उसमें से पीने का पानी निकाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? उसके लिए हमें इस्तेमाल किए गए बर्तनों को धोना होगा। वो दोनों बड़े पतीले पहले धो लेते हैं। जतिन, तुम एक काम करो, वहां से सूखी लकड़ियां ले आओ। चलो जतिन, तुम और कुछ और बच्चे मेरे साथ चलो, हम लकड़ियां लेकर आते हैं। बाकी बच्चे मिलके बर्तन साफ कर लेते हैं और थोड़ी देर में लकड़ियों का भी इंतजाम हो जाता है। पवन तब तक अंकित के साथ पतीले में पानी भर लाता है। टीचर से माचिस लेकर वह कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर जला लेता है। वह अंकित की सहायता से समुद्री पानी से भरा पतीला लकड़ियों पर रख देता है और उसे ढक्कन से ढक देता है। शाबाश पवन।
मैं समझ गई। पानी गर्म होके वाष्पीकृत हो जाएगा और लवण नीचे रह जाएंगे। क्योंकि ढक्कन ठंडा है तो जल वाष्प यानी कि भाप उस पे लग के ठंडा होकर फिर से पानी बन जाएगा। ये पानी साफ यानी पीने लायक होगा। बहुत खूब सोनिया। एक समस्या अब भी है, पानी ठंडा होकर वापस पतीले में ही गिर जाएगा, तो हमें पानी कैसे मिलेगा? इस समस्या का भी हल है। देखो अंकित, थोड़ी मेरी मदद करो। अंकित कुछ लकड़ियां लेकर ढक्कन को उठाने लगता है। टीचर कपड़े से उसकी मदद करती है। टीचर लकड़ियों से एक ढलान बना देती है और ढक्कन उन पे ऐसे जचा देती है कि ढक्कन तिरछा हो जाता है। ढलान की वजह से पानी एक तरफ बह के बगल में गिरने लगता है, जहां पवन दूसरा पतीला रख देता है। देखते ही देखते पानी जमा होने लग जाता है। बच्चों शाबाश, तुम सबने मिलकर परीक्षा पास कर ली है। वैसे क्या तुम जानते हो कि हमारे घरों में भी पानी इन्हीं क्रियाओं की वजह से आ पाता है? मैडम मैं बताऊं, ये सारी प्रक्रियाएं जल चक्र यानी वाटर साइकिल को दर्शाती हैं। समुद्र का जल सूरज की रोशनी से भाप यानी जलवाष्प बन जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। जब ये जलवाष्प ठंडा हो जाता है वो वापस पानी बनके बारिश के रूप में जमीन पर गिर जाता है और ठंड ज्यादा हो तो जलवाष्प हिम यानी बर्फ बनकर हिमपात के रूप में गिर जाता है। और हाँ, बारिश का पानी, हिम पिघलने से बना पानी जब बहता है तो नदियाँ बन जाती है, जिनसे हमें पीने लायक पानी मिलता है। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या सारा पानी नदियों में बह जाता है? मैडम, भूमि के नीचे भी जल होता है। बारिश का कुछ पानी बह जाता है किंतु कुछ धरती सोख लेती है और पानी भूमि में चला जाता है। हम कुओं या नलकों की सहायता से यह जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी नदी से बहते हुए वापस समुद्र में मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही ये जल चक्र यानी वाटर साइकिल निरंतर चलता रहता है। बच्चों बहुत अच्छा, तुम सब पढ़ाए गए विषयों को बहुत अच्छे से समझते हो। चलो चलो अब सब पानी पी लो, फिर वापस भी तो जाना है। वापसी में मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। ये मिट्टी की कहानी। मैं मिट्टी हूँ और मैं आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। मैं पौधों को पोषण और पानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं पेड़ों को सहायता प्रदान करती हूँ और मैं कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। इसलिए मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हूँ। मुझ में काफी पानी है और छोटे कीड़े भी हैं। ये पौधों और फसलों को बढ़ने में भी मदद करते हैं। अगर मैं अच्छी गुणवत्ता की हूँ तो आप अच्छे अनाज, सब्जियाँ, फल, मेवा आदि खा सकते हैं। मुझे बनने में हजारों साल लगते हैं और मेरी एक लंबी कहानी है। अपनी कहानी साझा करने के लिए मैं आपको झारखंड के एक गांव में ले जाऊंगी और आप सभी को बाबुल और बाबू से मिलवाऊंगी। हम इस वीडियो में मिट्टी के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। बाबुल बाबुल इधर आओ। क्या चाहिए भाई? मैं इन मिट्टी के मुखौटों को बनाने में बाबा की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें छोटे कंकड़ हैं। क्या तुम इस मिट्टी से कंकड़ को अलग कर सकते हो? भाई, आप इसे एक छलनी से अलग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि कंकड़ आसानी से अलग हो जाएंगे। हाँ, ये बढ़िया विचार है। पता नहीं मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अंदर से एक छलनी लाओ
और कंकड़ को मिट्टी से अलग करो। मैं अभी आता हूँ। जब भी बाबा मिट्टी लाते हैं वह नरम और अच्छी होती है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कंकड़ कैसे आए। लगता है मिट्टी अलग जगह से लाई गई है। जबकि बच्चे मुखौटे तैयार कर रहे हैं, क्या आप उन चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो आपको मिट्टी में मिलती हैं? बाबुल, ये मुखौटे तो बन गए हैं। चिकनी मिट्टी भी खत्म हो गई है। बाबा मुझसे कुछ दीपक बनाने के लिए भी कह रहे थे। हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी अब? आसपास कुछ चिकनी मिट्टी भी नहीं है। जाओ बाबा से पूछ कर आओ। ठीक है भाई। भाई, बाबा कह रहे हैं कि हम रामनाथ चाचा के घर से मिट्टी ला सकते हैं। आओ फिर चलें। अरे, परिमल भैया दिख रहे हैं। परिमल भैया, नमस्ते। भैया, ये मशीन किस लिए है? बाबुल और बाबू, आप लोग यहाँ? भैया, बाबा ने हमें चिकनी मिट्टी लाने के लिए भेजा है, लेकिन यह मशीन। ओह, ये एक ड्रिल मशीन है। इसका क्या उपयोग है? हमारा कुआं सूख गया है और हमें पानी की समस्या हो रही है, इसलिए पिताजी जमीन को खुदवा रहे हैं। इससे क्या होगा? एक हैंड पंप लगवाएंगे जिससे पानी मिल सके। ओह, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वे नीचे बैठे हैं। बहुत खोदने पर एक बड़ी चट्टान थी, आगे खोद नहीं पाए। सब कर्मी एक दूसरी मशीन लाएंगे जिससे चट्टान को तोड़ा जा सके। बड़ी चट्टान? मुझे लगा कि जमीन में केवल मिट्टी है। जब मैं अपने घर पर पौधे लगाने के लिए खुदाई करता हूँ तो मुझे कोई बड़ा पत्थर नहीं मिलता है। और छेद के पास कीचड़ के ढेर को देखो, इसकी रचना को देखो। यह भूरा है, लाल है और फिर यह हल्का भूरा भी है। बहुत अच्छा अवलोकन है। क्या कोई बता सकता है कि मिट्टी कैसे बनती है? मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में सीखा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि धूप, बारिश और नमी के कारण बड़ी चट्टान धीरे धीरे टूट टूट के छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब होने में हजारों साल लगते हैं। भाई, याद है जब हम मिट्टी को छलनी से साफ कर रहे थे, कंकड़ पत्थर मिले थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ी चट्टानों के टूटने पर वे छोटे पत्थर और फिर धीरे धीरे और छोटे पत्थर और फिर मिट्टी बन जाती है। सूरज, हवा, जलवायु की क्रिया से यह सब होता है। इस प्रणाली को अपक्षय कहा जाता है। यूं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी आपको कुछ कंकड़ और रेत वगैरह जरूर मिलेंगे। जिस ढेर को तुम यहाँ देख रहे हो वह मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। अच्छा, अभी मैं समझा। मिट्टी अनेक परतों की बनी होती है। मैं तुम दोनों को मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में समझाता हूँ, यानी कि उसकी परतों की व्यवस्था के बारे में। भाई देखो, परिमल भैया क्या कह रहे हैं। मैं एक बोतल और एक गिलास में पानी लेकर आऊंगा।
ठीक है भैया। देखो, मुझे एक पारदर्शी बोतल मिली है और इसमें मैं मुट्ठी भर मिट्टी डाल रहा हूँ और 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ। अब तुम क्या देख रहे हो? देखो, मिट्टी के कंकड़ पत्थर नीचे बैठ रहे हैं। सही है, तो यह सिर्फ एक नमूना है। तुम इसे रात भर रखोगे तो और स्पष्ट दिखेगा। ओह, मैं यहाँ भी फर्क देख सकता हूँ। सबसे नीचे छोटे पत्थर हैं, फिर रेत है। बिल्कुल सही, फिर गाद है और अंत में नरम मिट्टी है। सबसे ऊपर आप सड़े गले जैव पदार्थ देख सकते हैं। इसे ह्यूमस कहा जाता है, जो पौधों का पोषण है। क्या धरती के नीचे भी मिट्टी इस तरह व्यवस्थित है? हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है। धरती में मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मिट्टी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस होता है। मुझे पता है कि इस पर पौधे उगते हैं। नीचे की अगली परत को मध्य परत कहा जाता है। इसमें खनिज होते हैं। क्या इसके बाद चट्टानें हैं? इस परत में छोटे पत्थर होते हैं और आखिरी परत को आधार शैल या बेड रॉक कहा जाता है। मिट्टी की किस परत में पानी होता है? सबसे ऊपरी परत में पानी होता है। तल पर रेत और बजरी पानी की निकासी में मदद करते हैं ताकि जड़ें सड़ न जाएं। भैया, जैसा कि ह्यूमस में जैव पदार्थ है और ये पौधों के पोषण में मदद करता है, क्या हम भी मिट्टी में अच्छी चीजें डाल सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं जमीन को थोड़ा खोदकर उसमें सूखे पत्ते, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके इत्यादि डालना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ये मिट्टी को मदद करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें केवल जैव पदार्थों को मिट्टी में डालना चाहिए, न कि प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम चीजों को। इससे मिट्टी खराब होगी। धन्यवाद भैया। कृपया हमें मिट्टी दें, हम घर चलेंगे। जरूर। बच्चों, इस वीडियो में हमने मिट्टी के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा और मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में भी सीखा। अगले वीडियो में हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे।
सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हमने अब तक जाना, चांद पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 29.53 दिनों में पूरा करता है। चंद्र चक्र, जहां चांद का आकार बदला दिखता है, उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि पहले चांद सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के स्थानों पर निर्भर करता है कि चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के करीब है, इसीलिए बाकी तारे जहां पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं, पर ध्रुव तारा चलता दिखाई नहीं देता। ध्रुव को पोलरिस तारा भी कहा जाता है। 20 से 25 हजार साल पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर लड़खड़ा गई थी और अपने अक्ष से खिसक गई थी। अगले 12,000 सालों में ये वापस अपने अक्ष पर केंद्रित हो जाएगी। ध्रुव तारे के समान वेग का तारा होगा। वेग का तारा अगला ध्रुव तारा कहलाएगा। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। तारामंडल तारों का संग्रह है जो कि एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर स्थित है। घड़ियों और पंचांग कैलेंडर की खोज से पहले इंसान इन्हीं के द्वारा ऋतुओं की पहचान करते थे। आजकल लोग खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में रुचि लेने लगे हैं। आज टीवी पर सौरमंडल पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा है। चलो टीवी पर उसका चैनल लगाओ। चलो मैं भी देखूंगी। कितना अच्छा था, कितना कुछ नया सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अंतरिक्ष में हूँ और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ये तो सच है। भैया, आपको पता है ये कितना मजेदार है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतनी बेहतरीन तरीके से संतुलित है कि ना हम उसके बेहद करीब हैं और ना ही ज्यादा दूर। अगर पृथ्वी, बृहस्पति या बुध की जगह होती तो क्या होता? ये सोचकर मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि पृथ्वी सौरमंडल में ऐसी जगह पर है, तभी इंसान इस पर जीवित है। वैज्ञानिकों को अभी तक किसी और ग्रह पर जीवन नहीं मिला है। सच में? तो हम समझ चुके हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह उसके चक्कर एक निर्धारित पथ पर लगाते हैं, सही? हाँ, इसी कारण से उपग्रह भी ग्रहों के चक्कर उनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगाते हैं। अब हम कहाँ चलें? अंतरिक्ष की गहराई में। चलो हर एक ग्रह के बारे में कुछ और जाने। तुम क्या कहती हो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, क्या आप 2 ग्रहों के अंतरिक्ष में स्थान को लेकर कभी परेशान हुए हैं?
मैं भी पहले बहुत परेशान हो जाती थी, पर फिर मेरी टीचर ने याद करने की एक युक्ति सिखाई है, जिससे उसे याद करने में आसानी हो गई। पहली युक्ति है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। MEVEMJSUNP। दूसरी युक्ति है My very excellent mother just served us 9 pizzas। अपनी टीचर से पूछिए ऐसी ही और युक्ति क्या उन्हें पता है? भैया, क्या आपको पता है बुध और शुक्र दोनों के अपने उपग्रह नहीं हैं? हाँ, और सूर्य के बहुत निकट होने के कारण दोनों दिखाई भी नहीं देते। शुक्र 2 से 3 घंटे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, तभी इसे शाम या सुबह का तारा कहते हैं। किंतु ये तारा नहीं है। ये देखो पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से। अरे, पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से हरा और नीला क्यों दिखाई दे रहा है? दोस्तों, अपनी किताब में देखकर जवाब ढूंढते हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी का नीला रंग पानी में आकाश के प्रतिबिंब के कारण तथा हरा रंग उसके भूभाग के कारण दिखाई देता है। यह कितना मजेदार है ना? कबीर, मैं पहले से ही जानती थी कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, और अभी तक यही पता चला है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यह सच है सानिया। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। मुझे नव वर्ष मनाना बहुत पसंद है, जब पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है। कबीर भैया, मुझे लगता है कि सौर मंडल में उपग्रहों को सही तरीके से बांटा नहीं गया है। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं, मंगल के 2 पर बृहस्पति के 79। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि 53 के नाम है और 26 के नाम अभी दर्ज नहीं किए गए हैं। क्या ये सही है? यह बहुत अच्छी जानकारी है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 10 गुना शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि ग्रहों के खिंचाव के कारण उपग्रह अपने पथ पर रहते हैं। हो सकता है इसी कारण बृहस्पति के चारों तरफ 79 उपग्रह हैं। मैं यह सोच रही हूँ कि अगर पृथ्वी के 2 चंद्रमा होते तो मैं अपनी कक्षा में दोस्तों के साथ इस बात पर चर्चा करूंगी। चलिए, आखिरी 3 ग्रहों के बारे में पता करते हैं। अगला शनि है। सानिया, देखो सौर मंडल का हीरा। शनि भी बृहस्पति जैसा ही है। दोनों हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। ये सच है कबीर। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। सोचो, अगर हम शनि पर तैर सकते तो। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। हमारे सौर मंडल में कितने तरह के ग्रह हैं? हिंट, यह कबीर ने जो कहा उससे संबंधित है। हाँ, आप सही हैं। लौकिक, गैस के गोले, बर्फ के गोले। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक। बृहस्पति और शुक्र गैस के गोले। यूरेनस और नेपट्यून बर्फ के गोले। हाँ, तो यहाँ विवरण में लिखा है यूरेनस और नेपच्यून यूरेनस जैसे ही है। दोनों ही पानी की मोटी परत, अमोनिया और मीथेन से बने हैं। पृथ्वी के बराबर माप की फोटो में ये भी देखो कि दोनों के पास रिंग है, परंतु यह शनि के जैसे दिखाई नहीं देते। मुझे प्लूटो के लिए बुरा लगता है। वह भी एक ग्रह था, पर एकदम से उसे ग्रहों के परिवार से निकाल दिया गया। ये अच्छा है कि प्लूटो हमसे बहुत दूर है और कोई वहां रहता नहीं है, वरना वो हमसे इस बारे में सवाल करते। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से क्यों निकाल दिया गया? अपनी टीचर से इस बारे में पूछिए। आज हमने सीखा सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और ग्रह सूर्य के
चारों ओर घूमते हैं। प्लूटो 2006 तक 9वां ग्रह था, लेकिन बाद में इसे सूची से हटा दिया गया था क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिए गए ग्रहों की परिभाषा पर पूरा नहीं उतरा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल लौकिक ग्रह हैं। लौकिक ग्रह वो हैं जो मुख्य रूप से सिलिकेट धातुओं से बना है। बृहस्पति और शनि हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून को बर्फ का गोला कहा जाता है क्योंकि उनका वातावरण बहुत ठंडा है। बृहस्पति से नेपच्यून तक शुरू होने वाले बाहरी पथ के ग्रहों में बहुत सारे उपग्रह हैं। बृहस्पति के चारों ओर लगभग 79 चंद्रमाओं की परिक्रमा है। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपको आज ले चलते हैं टाइगर एनक्लोजर में।
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जंगल में रहने वाला एक विशाल मांसाहारी प्राणी है जो अपनी बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। नर बाघ के शरीर की लंबाई 8 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है, जबकि वजन करीब 90 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक होता है। अभी वर्तमान में पटना जू में 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के दोनों फॉर्म हैं, जो एक अल्बिनो फॉर्म है और एक कलर्ड फॉर्म है। वो दोनों तरह के टाइगर हमारे यहाँ हैं। इनकी औसत आयु लगभग 14 से 20 साल तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है, और जो फीमेल होती हैं वो 3 से 4 साल में मैच्योर हो जाती हैं। मेल 4 से 5 साल में मैच्योर होता है। इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है टाइगर की, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके साथ ही हमारे बिहार में भी टाइगर की काफ़ी अच्छी स्थिति है। मादा बाघ की लंबाई 6 फीट से लेकर 9 फीट तक होती है और वजन करीब 65 किलोग्राम से लेकर 170 किलोग्राम तक का होता है। भारत के बंगाल टाइगर का वजन दुनिया में मौजूद सभी बाघों की तुलना में सबसे ज्यादा 350 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर सारे जानवर दिन के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं, पर बाघ रात के समय में अपना शिकार करता है, इसलिए कि ये रात के समय में भी आसानी से देख सकता है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, जंगली भैंस और हिरण है। बाघों का जो मूलतः जो भोजन है वो महिष मांस है, और महिष मांस जो हम लोग इन लोग बाघ को जो आपूर्ति करते हैं काफ़ी साफ़ सफाई के साथ में पूरा हाइजीन मेंटेन करने के बाद में दिया जाता है। भोजन जो है बाघ का मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग इसका आहार तालिका है और जाड़े ऋतु के लिए अलग आहार तालिका है। यहाँ पे इनके बाघों की स्वास्थ्य की पूरी देखरेख की जाती है। हमारे पशु चिकित्सा पदाधिकारी बराबर निगरानी में रखते हैं, बराबर इनके दवा इत्यादि की देखरेख की जाती है। बाघों के लिए हम लोगों की व्यवस्था है, गर्मी में कूलर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि बाघ अधिक लू को भी अंदर नाइट हाउस में रह करके ठंडे वातावरण में रह सके। उसी प्रकार जाड़े में भी बाघों के लिए हम लोग हीटर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। बाघ को वन, दलदलीय क्षेत्र तथा घास के मैदान के आसपास रहना पसंद है। बाघ ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। केवल प्रजनन काल के वक्त ही नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं। बाघ के बच्चे को शिकार की कला भी मादा बाघ ही सिखाती है। 2.5 साल के बाद बच्चे मां से अलग होकर स्वतंत्र रहने लगते हैं।
तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।